जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है परिसंचरण तंत्र। जो परिसंचरण तंत्र जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम ये होते क्या हैं? देखिए, परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? जो कि हमारी परिसंचरण होते हैं जो हमारे पूरे बॉडी में पोषक तत्व, उसके बाद जो हमारे ऑक्सीजन है वो पूरे बॉडी में पहुंचाते हैं और इनमें जितने भी अंग काम करते हैं उसे सब मिला के हम क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र। मतलब अगर हम देखें तो पोषक तत्व के साथ साथ ऑक्सीजन को क्या करता है? ये पूरी बॉडी में पहुंचाते हैं, पूरी बॉडी में पहुंचाते हैं। अब पहुंचाते हैं पूरी बॉडी में। अब जो बॉडी में पहुंचाते हैं उसमें जितने भी अंग होंगे, क्या आएंगे? जितने भी अंग होंगे उसको हम क्या कह देंगे? परिसंचरण तंत्र। वो किसके अंतर्गत आएगा? परिसंचरण तंत्र के बारे में आएगा, परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आएगा। इसको एक नाम से और जाना जाता है जिसे बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर तंत्र या सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर तंत्र, इसे दो नाम से जानते हैं। कौन कौन से? परिसंचरण और कार्डियोवैस्कुलर तंत्र, जिसका काम क्या होता है? पोषक तत्व और ऑक्सीजन और उसके साथ ही रक्त को पूरी बॉडी में पहुंचाना। और इसमें जितने भी अंग काम करते हैं मिलकर कई अंगों का क्या होता है? ग्रुप होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टम या तंत्र बोलते हैं। जितने भी तंत्र होते हैं वो क्या करते हैं? उसी को हम क्या बोल देते हैं? परिसंचरण तंत्र। देखिए, तो परिसंचरण तंत्र क्या होता है? परिसंचरण में दो शब्द होते हैं, एक बोलते हैं परि और दूसरे का अर्थ होता है संचरण, जिनका अर्थ क्या होता है? परि का मतलब होता है चारों ओर, चारों तरफ, चारों ओर, और संचरण मतलब होता है चलना या प्रवाहित होना। मतलब हमारे शरीर में क्या होता है? जो ब्लड है वो क्या होता है? प्रवाहित होता है। तो हमारे शरीर में जो भी चीजें प्रवाहित होती हैं, तो शरीर के हर हिस्से में क्या होती है? प्रवाहित होती है, बहती है, फ्लो करते हैं। इसी हम क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र बोल देते हैं। देखिए, जंतुओं में क्या होता है? जंतुओं में परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरे को बोलते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है? ये पाए जाते हैं कीट और मोलस्का में। होते क्या हैं? इनमें क्या होता है? इसमें रुधिर असंयमित स्थानों में बहता है। मतलब इनमें कोई केशिकाएं नहीं पाई जाती। मतलब क्या होता है? इनमें केशिकाएं नहीं होती हैं। केशिकाएं क्या नहीं होती हैं? और जो रुधिर होता है वो सीधे ऊतकों तक जाता है। कहाँ जाता है? वो सीधे ऊतक चला जाता है। सीधे कहाँ जाता है? सीधे चला जाता है ऊतकों तक। लेकिन जो बंद परिसंचरण तंत्र होता है, इसमें क्या होता है? इसमें रुधिर निश्चित रक्त वाहिनियों के माध्यम से, जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या होते हैं? एक निश्चित रक्त वाहिनियां होती है, नसें होती हैं, जिसके थ्रू क्या होता है? जिसके द्वारा ब्लड हमारे हार्ट से पूरे शरीर के हिस्से में पहुंचाया जाता है। और क्या होता है? और यह जो है ऊतकों के सीधे संपर्क में होते हैं। ये क्या होते हैं? ये ऊतकों के सीधे संपर्क में नहीं आता। मतलब ये नहीं आता, जिसके कारण क्या होता है? इसमें होती है केशिकाएं। जैसे ये नसें यहाँ से जाएंगी, ये छोटी छोटी पतली क्या होगी? केशिकाओं में बट जाएंगी यहाँ से, और उसके बाद ये कहाँ जाएंगी? ये ऊतकों में जाएंगी। ऊतक से क्या? कोशिकाओं में जाएंगी। तो ये जो केशिकाएं होती हैं किसमें पाई जाती है? बंद परिसंचरण तंत्र पाई जाएगी। जबकि ये केशिकाएं किसमें नहीं पाई जाएंगी? खुला परिसंचरण तंत्र में। इसमें कौन कौन आता है? केचुआ किसमें आएगा? एनिलिडा में। और मनुष्य कार्डेटा, मनुष्य, खरगोश, इसमें सब क्या पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा। जबकि कीट, छोटे छोटे कीट होते हैं और जो कुछ मोलस्का होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र। देखिए, जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य में जो परिसंचरण तंत्र होता है, देखिए मनुष्य में क्या होता है? इसमें हृदय, रुधिर और रक्त वाहिनियां शामिल होती है। तो मनुष्य में जो पाए जाएंगे, जो परिसंचरण तंत्र पाए जाएंगे, उसमें क्या क्या पाया जाएगा? उसमें एक हार्ट होगा जो कि ब्लड को पंप करेगा, फिर उसके बाद रक्त होगा,
उसके बाद रक्त वाहिनियां या रुधिर वाहिनियां, रक्त वाहिनियां होंगी, जो नसें होंगी, रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां क्या होंगी इसमें शामिल होंगी, जो कि क्या करती हैं, पूरे शरीर में ऑक्सीजन, पोषक पदार्थ, हार्मोन आदि का क्या करती है, परिवहन करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं और अपशिष्ट पदार्थ और जो इसमें से क्या वेस्टेज निकलता है उसको भी क्या करती है, हटाने में सहायता करती है, जैसे CO2, उसके बाद यूरिया, इसको भी क्या करते हैं, इसको भी शरीर से बाहर निकालने में मदद करती हैं। देखिए मनुष्य में क्या होता है, जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संरक्षण हेतु परिवहन तंत्र पाए जाते हैं और यह कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के, मतलब जो मनुष्य होंगे उसमें के परिसंचरण तंत्र 2 होंगे। 2 कौन, एक रुधिर और दूसरा लसिका। ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों तरल ऊतक होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों तरल संयोजी ऊतक होते हैं। ये दोनों तरल संयोजी ऊतक होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इसमें चीजें आराम से फ्लो कर जाती हैं, आसानी से क्या करती है, फ्लो करके शरीर के हर हिस्से में पहुंच जाती हैं। देखिए रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या होता है, रुधिर होता क्या है, तो रुधिर क्या, हमारे शरीर में ब्लड पाया जाता है, जो कि जिसका रंग क्या होता है, लाल होता है। रुधिर का रंग कैसा होता है, लाल रंग का होता है। रुधिर का रंग कैसा होता है, लाल होता है, जो कि क्या है, तरल संयोजी ऊतक है, तरल कनेक्टिंग टिश्यू है, संयोजी ऊतक है। ये क्या होते हैं, ये तरल संयोजी ऊतक होते हैं। देखिए यह एक तरल संयोजी ऊतक है जिसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, मेसोडर्म में होती है और इसका जो pH मान होता है, इसका जो क्या होता है, इसका pH मान होता है 7.4 ना। उसके बाद यहाँ देखो 7.3 से 7.5 मतलब 7.4 होता है। यह शरीर के भार का लगभग 7 से 8% बनाता है। तो पूरे शरीर के भार का कितना परसेंट खुद रुधिर लेता है, पूरे शरीर के भार का कितना, 7 से 8% क्या होता है, ब्लड ही होता है। जैसे अगर हम लोग मैं 60 किलो का हूं अगर, तो 60 किलो में क्या होगा, 7 से 8% क्या होगा, ब्लड ही होगा हमारा। और क्या कह रहा है, और एक समान मनुष्य में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। जो महिलाओं में क्या होता है, अलग होता है और पुरुषों में अलग होता है। लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाएगा, जो कि मेल में क्या होगा, मेल में ज़्यादा होगा। तो फीमेल में क्या होता है, जो 500 ग्राम ब्लड कम पाया जाता है। जो ब्लड है हमारा वो महिलाओं में क्या होता है, 500 ग्राम कम होता है मेल के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या आता है, रुधिर के घटक। हम लोग को पता है कि ब्लड, हम लोग सिर्फ देखते हैं कि ब्लड हम लोग जब कहीं कट जाता है तो क्या होता है, ब्लड निकलना होता है। ब्लड किस कलर का होता है, रेड कलर का। तो हमको पता है ब्लड एक ही, लेकिन ब्लड में क्या होते हैं, ब्लड में 2 कंपोनेंट मिले होते हैं। एक को बोलते हैं प्लाज्मा और दूसरे को बोलते हैं रुधिर कणिकाएं, जिसे हम बोलते हैं ब्लड कार्पुसेल्स। ब्लड कार्पुसेल्स बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, रुधिराणु भी बोलते हैं। तो प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा होता है इसमें 90% पानी होता है और शेष 10% क्या होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ भरे होते हैं इसमें। कार्बनिक और अकार्बनिक इसमें क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। और शेष 90% क्या होता है, जल होता है। और ये क्या होता है, हल्के पीले रंग का होता है, हल्के पीले रंग का होता है। और क्या होता है, ये द्रव होता है। उसके बाद रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एक होता है प्लेटलेट्स पाया जाता है। तो रुधिर कणिकाएं कितना होता है, 3, 1, 2 और 3। आरबीसी को कहते हैं, आरबीसी को हम क्या कहते हैं, रेड ब्लड कार्पुसेल्स। आरबीसी को क्या बोलते हैं, रेड ब्लड कार्पुसेल्स। और डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड कार्पुसेल्स। व्हाइट ब्लड कार्पुसेल्स। अब समझते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। देखिए प्लाज्मा क्या होता है,
प्लाज्मा, प्लाज्मा रुधिर का लगभग 55% भाग बनाता है। जो हमारा प्लाज्मा होता है वो रुधिर का लगभग 55% भाग बनाता है। अगर 100% रुधिर में जो होता है क्या 55% बनाएगा प्लाज्मा और शेष 45% बनाएंगे जो हमारे क्या ब्लड कार्पुसेल्स होंगे ना, जो हमारे ब्लड मतलब रुधिर कणिकाएं होंगी वो 45% बनाएंगे और ब्लड का 55% भाग कौन बनाता है, प्लाज्मा बनाएगा। उसमें इसमें क्या होता है, इसमें 90% जल और 10% क्या होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसे रुधिर का निर्जीव भाग कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है, रुधिर का निर्जीव भाग कहा जाता है, क्योंकि इसमें रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। इसमें क्या नहीं पाई जाती हैं, रुधिर कणिकाएं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या ये सब नहीं पाई जाती हैं इसमें। उसके बाद प्लाज्मा के कार्बनिक पदार्थों में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल, हार्मोन, एंजाइम, विटामिन तथा प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन और हिपेरिन नाम के पदार्थ शामिल होते हैं। इसके अलावा इसमें प्रतिरक्षी एंटीबॉडी भी पाए जाते हैं। इसमें क्या क्या फाइब्रोनोजिन और हिपेरिन दोनों पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, ब्लड का थक्का जमता है, ब्लड जमता है। अब हम पढ़ते हैं रुधिर कणिकाएं या रुधिराणु, जिसे हम ब्लड कार्पुसेल्स बोलते हैं। रुधिर कणिकाएं रुधिर का लगभग 45% भाग बनाती है, जो भी हमने बताया। और मानव में रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं। मानव में रुधिराणु कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहले को क्या बोलेंगे, प्लाज्मा। पहले को क्या बोलेंगे, प्लाज्मा। इसे बोलेंगे हम लोग क्या, प्लाज्मा। ये कितना होता है, 55% भाग। जो ये पीले रंग का दिख रहा है ये वाला भाग, ये क्या होता है, ये है हमारा प्लाज्मा। उसके बाद ये जो दिख रहा है हल्का व्हाइट कलर का, ये वाला भाग, ये क्या होता है, ये इसमें होता है व्हाइट ब्लड्स और प्लेटलेट्स होते हैं। क्या होते हैं, व्हाइट ब्लड्स, WHITE, व्हाइट ब्लड, और क्या होते हैं, प्लेटलेट्स, और क्या होते हैं इसमें, प्लेटलेट्स। उसके बाद शेष भाग जो ये है, ये वाला भाग, ये क्या होता है, ये हमारी होती है आरबीसी, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, जो कि कितना होता है, 44%, सॉरी 44%, और 1% क्या होता है इसमें, वाइट ब्लड और प्लेटलेट्स। इसमें कहीं कहीं इसमें 4% देता है और ये इसको 41% दे देता है कहीं कहीं पे। तो हम आते हैं अपने फिर से टॉपिक पे। देखिए, लाल रुधिर कणिकाएं, जिसे हम क्या बोलते हैं, आरबीसी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रेड ब्लड सेल्स या कार्पुसेल्स। कह रहे मानव रुधिर में इनकी मात्रा सबसे अधिक होती है, लगभग 45 से 55 लाख प्रति घन मीटर। ये केंद्रक रहित होते हैं और द्विअवतल होते हैं। इनका लाल रंग हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक के कारण होता है। ये ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करती है। इनका जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। इसको हम लोग अभी ऐसे समझते हैं। देखिए, पहली बात जो आरबीसी है हमारी, जो हमारी क्या है, आरबीसी है, यह बनती कहाँ पे है, तो बोन मैरो में। कहाँ बनती है, बोन मैरो में, जो कि हड्डियों के बीच में पाया जाता है। अगर इस टाइप से हड्डी पाई जाएगी, ये हड्डी होगी, तो इसके बीच में क्या, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेंगे हमारे आरबीसी। क्या बनेंगे, आरबीसी, और बीच में क्या बनेगा हमारा, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो कहाँ निर्माण होता है, बोन मैरो में। निर्माण कहाँ होगा, बोन मैरो में। उसके बाद आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता है, तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है,
क्योंकि ये केंद्रक को हटा के यहाँ पे क्या रख लेता है, ये HB मतलब हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने के लिए ये केंद्रक को गायब कर देता है। और इसमें केंद्रक किसमें नहीं होता है, जो मैच्योर परिपक्व कोशिकाएं होती हैं, जो मैच्योर कोशिकाएं होती हैं उन्हीं में केंद्रक नहीं पाया जाता। बाकी जब इसका RBC की कोशिकाओं का निर्माण होता है जब शुरुआती स्टेज में, जिसमें क्या होता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, लेकिन जब ये परिपक्व हो जाती है तो इसमें केंद्रक हट जाता है। क्यों? क्योंकि इसे अपनी जगह क्या रख लेता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ा लेता है। अब इसका डिजाइन कैसा होता है, तो इस टाइप से कैसे होगा, गोला सा होगा और बीच में क्या होगा, दबा हुआ होगा, गोला सा होगा बीच में दबा हुआ होगा। उसके बाद इसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, जो अभी हमने बताया। हीमोग्लोबिन का काम क्या था, हीमोग्लोबिन करता है जो हमारे फेफड़े से ऑक्सीजन मिलती है, इन ऑक्सीजन को क्या करता है, ये ब्लड में ले आता है, मतलब हमारे क्या करता है, श्वसन वर्धक के कारण क्या होता है, इसका रंग सॉरी ऑक्सीजन के परिवहन करता है। तो ये क्या करता है, जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, इसमें जो हीमोग्लोबिन पाया जाएगा वो जनरली क्या करता है, ऑक्सीजन को कैच करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। फिर और क्या है, इसका जीवन काल कितना होता है, लगभग 120 दिन तक। इसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन बाद ये कोशिकाएं मर जाती हैं। और मरती कहाँ पे हैं, मृत्यु कहाँ होती है, इनकी मृत्यु होती है प्लीहा में। इनकी मृत्यु कहाँ होती है, प्लीहा या तिल्ली, या इसे हम बोलते हैं स्प्लीन, सॉरी स्लीपिंग लिखे हैं, इसलिए स्प्लीन में। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्या, श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC, जिसका क्या नाम है, जिसे हम क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स या कार्पोसेल्स। कह रहा है ये लाल रुधिर कणिकाओं से बड़ी तथा संख्या में कम होते हैं, लगभग 5,000 से 9,500 प्रति घन मिलीमीटर। ये केंद्रक युक्त होते हैं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो RBC था उसमें क्या नहीं पाया जाता था, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता था, जबकि इसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा। ये अमीबाकार तथा रंगहीन कणिकाएं होती हैं। इनका जीवन काल लगभग 1 या 2 दिन होता है या 4-5 दिन होता है। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मेंटेन करना, प्रतिरक्षा करना, हमारे शरीर को बाहरी रोगों या बाहरी वायरस से बचाने का काम होता है। उसके बाद आता है प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स क्या होता है, यह केवल स्तनधारियों के रुधिर में पाई जाती है। उसके बाद मनुष्य के रुधिर में इनकी संख्या 2 से 5 लाख होती है, प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है। यह केंद्रक रहित गोल अंडाकार होता है। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। और इसका आकार कैसा होगा, गोल अंडाकार। इसका काम क्या होता है, ये मेन रूप से रक्त को थक्का जमाने का काम करता है या थक्का बनाने का। कब बनाता है, ये जब ब्लड के अंदर रहेगा तब नहीं बनाएगा। जैसे ही हमारे हमको क्या लगती है, चोट लगती है, चोट लगने का कारण क्या होता है, जो ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग में क्या होगा, ब्लड हमारे शरीर से बाहर आएगा। और जैसे शरीर से बाहर आना शुरू होगा तब ये जो प्लेटलेट्स होंगे, ये थ्रोम्बोसाइट्स होंगे, ये क्या करेंगे, ये हम बाहर की जो ब्लड बाहर निकलेगा उसको क्या करेंगे, जमा देंगे या थक्का बना देंगे, जिससे ब्लड बहना बंद हो जाए। तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत काम की चीज़ होती है। इसे क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। हाँ, इसे क्या बोलेंगे, इसे ल्यूकोसाइट बोलते हैं, इसे एक नाम से, और ल्यूकोसाइट। जबकि जो हमारा RBC था इसे क्या बोलते हैं, कहाँ लिखे हैं, हाँ, इसे बोलते हैं एंथ्रोसाइट। एंथ्रोसाइट क्या बोलते हैं, इसे एंथ्रोसाइट बोलते हैं। नेक्स्ट है रुधिर के कार्य। जो रुधिर है तो ये हमारे शरीर में काम क्या क्या कर सकते हैं, इनका फंक्शन क्या है, हमारे शरीर में इनका काम क्या होता है। तो रुधिर पहले तो क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करेगा, दूसरा पोषक पदार्थों का परिवहन करेगा, उसके बाद उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करेगा, शरीर के जो शारीरिक ताप है उसको नियंत्रण और नियमन करता है, रोगों से बचाता है, रुधिर का थक्का बनाता है। देखिए
ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा करता है? इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जिसके द्वारा क्या करता है, ये ऑक्सीजन को ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है। इसमें से CO2, उसके बाद यूरिया, ये सब क्या करता है, छोड़ देता है। शरीर पे क्या करता है, रक्त ताप को नियंत्रित करता है, रोगों से बचाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, WBC पाई जाती है। रुधिर का थक्का जमाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। उसके बाद ये पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, क्योंकि ये क्या इसमें है, ये तरल ऊतक है। तरल होने के कारण क्या होता है, ये पूरे शरीर में बहता रहता है और हर जगह, ये हर ऊतकों तक, हर छोटी छोटी कोशिकाओं तक इसकी कनेक्टिविटी रहती है। देखिए, अब आता है एक रुधिर स्कंदन जो ब्लड क्लोटिंग कहलाता है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं बस। इसमें कई 3-4 चरण होते हैं इस ब्लड क्लोटिंग के, थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, चोट लगने पे क्या होता है, कुछ समय पश्चात चोट लगने से रुधिर का चोट लगने के कुछ समय बाद रुधिर का बहना रुक जाता है। रुधिर जब चोट लगती है तो एक बार ब्लड बहुत तेज से बहता है, उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे अपने आप दबाए रहने पर रुक जाता है, जिससे अधिक रुधिर हानि नहीं होती है। इसे ही क्या कहता है, इसे ही हम थक्का बनना या रुधिर स्कंदन कहते हैं। मतलब जब रुधिर बहना बंद हो जाए और उस पर क्या रुधिर का थक्का बन जाए, जो कि हम क्या बोलते हैं, पपड़ी बोलते हैं। घर नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं कि पपड़ी बांध ले है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रुधिर स्कंदन कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र। देखिए, अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, रुधिर परिसंचरण तंत्र, और दूसरा क्या था, लसिका। लसिका में भी क्या होता है, लिम्फोसाइट पाए जाते हैं, जो कि क्या करता है, पोषक पदार्थों का अभिगमन कराते हैं, गमन कराते रहते हैं। जब भी थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। लसिका में क्या होता है, लसिका को बोलते हैं लिम्फ। लसिका में कोई हृदय नहीं पाया जाता है। मतलब हृदय मतलब ये तो हमारे रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या पंपिंग सिस्टम कहता है, नो, लेकिन लसिका में नहीं पाया जाता, ये नहीं पाया जाएगा। ये लसिका जो होती है मांसपेशियों के दाब के कारण, मांसपेशी दाब के कारण ये क्या करती है, ये फ्लो करती है। ये क्या करती है, पूरे शरीर में फ्लो करती है। और जबकि हमारा परिसंचरण तंत्र में जो रुधिर होता है, रुधिर या रक्त होता है, उसको फ्लो कराने का काम कौन करता है, हृदय करता है। तो हम लोग पढ़ते हैं रुधिर परिवहन। इसकी खोज कौन किया था, विलियम हार्वे नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किया। रुधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन 2 भागों में किया जाता है, एक हृदय और दूसरा रुधिर वाहिनियां। इसमें कुछ छूट रहा है, 1 मिनट। इसमें थोड़ा सा कुछ बताना था। देखिए, जो WBC होता है, इसमें थोड़ा छूट रहा था। WBC जिसे हम क्या बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। क्या बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। ये होते कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। इनके कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। एक को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रैनुलोसाइट, और दूसरे को क्या बोलते हैं, अग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स क्या होता है, ग्रैनुल मतलब कणिका होता है, जो ग्रेन्स होते हैं, दाने। ग्रेन्स मतलब क्या होता है, दाने। तो ग्रैनुलो मतलब होता है कणिका। तो ग्रैनुलोसाइट किसे होते हैं, ये कणिका युक्त होते हैं। क्या होते हैं, ये कणिका युक्त होंगे, जबकि अग्रैनुलोसाइट क्या होंगे, कणिका रहित होते हैं। इसमें कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं, कणिका रहित होते हैं। उसके बाद जो कणिका युक्त होते हैं, ये कितने प्रकार के होंगे, ये होंगे 3 प्रकार के। ये कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के, जिसे हम एक को बोलते हैं इयानोफिल्स, बेसोफिल्स, उसके बाद न्यूट्रोफिल्स। जबकि ये होगा 2 टाइप का। एक को बोलते हैं मोनोसाइट
और दूसरों को बोलते हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट की मात्रा कम पाई जाती है, मोनोसाइट की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जबकि हमारा जो लसिका होता है, लसिका में लिम्फोसाइट की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। सॉरी, देखिए अब हमको पढ़ना है हृदय। रक्त परिसंचरण तंत्र में कितने पार्ट थे? दो, एक हृदय और दूसरा रुधिर वाहिनियां। हृदय और रुधिर वाहिनियां, हृदय और रुधिर वाहिनियां। देखिए हृदय की संरचना, हृदय की संरचना होती कैसी है? तो हृदय की संरचना कैसी? एक मांसीय संरचना है जो संघोकार होता है, मुट्ठी के आकार की। उसके बाद ये पाया कहाँ जाता है? तो हमारे फेफड़ों के बीचों बीच पाया जाता है, थोड़ा सा बाईं तरफ होता है। तो देखिए हृदय की जो संरचना होती है मुट्ठी के आकार की होती है और शंक्वाकार पेशी अंग होता है। यह वक्ष गुहा में फेफड़ों के बीच स्थित होता है। उसके बाद फेफड़ों के बीच में थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है। इसके ऊपर क्या पाया जाता है कि झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियल, और इसमें भरा होता है पेरिकार्डियल द्रव्य। पेरिकार्डियल द्रव्य, पेरिकार्डियल द्रव्य जो बाहरी आघातों से क्या करती है? हमारे हार्ट की, हमारे दिल की, हमारे हृदय की सुरक्षा करता है। मानव हृदय का रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है। इसका भार 300 ग्राम होता है, जो कि मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। देखिए हृदय का आकार व भार। हृदय की लंबाई कितनी होती है? 12 से 13 सेंटीमीटर। अगर हम इसकी लंबाई की बात करेंगे तो कितना होगा? 12 से 13 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी होगी? चौड़ाई की जो विड्थ होगा ये होगा 9 सेंटीमीटर। और जो इसकी थिकनेस होती है, थिकनेस मतलब इसकी बीच की जो मोटाई होगी वो कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। वो कितना होता है? 6 सेंटीमीटर। इसका भार कितना होता है? 300 ग्राम, जो कि मेल में अलग होता है, 300 से 340 ग्राम तक होता है, और फीमेल में 240 से 300 ग्राम होता है। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 4 चैम्बर पाए जाते हैं, 4 चैम्बर। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय, मतलब 2 अलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। देखिए रक्त को लाने वाली शिराएं, देखिए इसको एक बार हम समझते हैं। देखिए एक मिनट, डायरेक्ट हार्ट से ले लेते हैं। इसमें क्या पाया जाता है? इसको बोलते हैं हम शिरा। क्या बोलते हैं? शिरा। और इसे बोलते हैं धमनी, वेना कावा। इसे क्या बोलेंगे? धमनी। धमनियों का काम क्या होता है? धमनियों का काम होता है ब्लड को ले आना, ब्लड को पूरे शरीर में ले जाना, ब्लड पूरे शरीर में पहुंचाना। जबकि शिरा का काम क्या होता है? ले आना, पूरे शरीर से ब्लड को ले आना। कहाँ ले आती हैं? हार्ट में। चलिए इसको देखते हैं एक बार। शिराएं क्या होती हैं? शरीर से रक्त लाने वाली महाशिराएं दाएं अलिंद में खुलती हैं। उसके बाद फेफड़ों से रक्त लाने वाली फुफ्फुस शिराएं बाएं अलिंद में खुलती हैं। मुख्य धमनियां जो होती हैं ये दाएं निलय से फुफ्फुस महाधमनी निकलती है और रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। उसके बाद बाएं निलय से महाधमनी रक्त निकलती है जो रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाती है। इसको ऐसे हम लोग इसको समझते हैं। देखिए ये हमारा क्या हो गया? ये इसको मानते हैं हमारा हार्ट है, जिसमें कितने चैम्बर हो गए? 4 चैम्बर पाए गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, मतलब 4 चैम्बर हो गए। चारों चैम्बर में क्या क्या है? इसको हम क्या बोलते? अरे यार, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बायां अलिंद। ये इधर क्या है? बायां अलिंद है। और ये क्या है? बायां निलय। ये क्या है? बायां निलय। उसके बाद ये क्या है? दायां निलय। अरे यार इधर ये क्या है? दायां निलय। और ये क्या है? दायां अलिंद।
ये क्या है, दायां अलिंद। उसके बाद अब ये हमारी क्या हो गई, ये हो गया हमारा पूरा बॉडी, ये क्या हो गया बॉडी, और ऊपर क्या हो गया, ये इसको मान लेते हैं हम फेफड़ा। फेफड़ा मतलब लंग्स। अब ध्यान से देखिए, हमारे शरीर से क्या निकलता है, एक आएगा सिरा जो क्या होगा पूरी बॉडी से, जो पूरी बॉडी से क्या करेगा, ब्लड को लेके आएगा, किसमें छोड़ेगा, दाएं अलिंद में। उसके बाद जो ब्लड को कहाँ लेके आएगा, कहाँ छोड़ देगा, दाएं अलिंद में, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महासिरा या सिरा। इसमें दो होता है, एक ऊपर से लेके आएगा और एक नीचे से, जिसे हम क्या बोलेंगे, एक को बोलते हैं अग्र महासिरा और दूसरे को बोलते हैं पश्चिम महासिरा। अग्र महासिरा और पश्चिम महासिरा, जिसे हम क्या बोलते हैं, एसवीपी, एसवीसी और आईपीसी, बिना कहा सॉरी। उसके बाद फिर ये यहां से क्या करता है, जो ब्लड होता है, ब्लड कहाँ आएगा, ब्लड यहां से जो अशुद्ध रक्त होगा वो आएगा अलिंद में। कहाँ जाएगा, दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद से कहाँ आएगा, बाएं अलिंद में, दाएं नीले में। उसके बाद यहां से जो ब्लड होगा अशुद्ध रक्त, ये कहाँ से निकलेगा, यहां से निकल के आएगा फेफड़े में। कहाँ आएगा, फेफड़े में आएगा, जो कि किसके द्वारा आता है, फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस धमनी के द्वारा, फुफ्फुस धमनी के द्वारा। तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा क्या होता है, जो अशुद्ध रक्त होता है वो कहाँ पहुँचता है, अशुद्ध रक्त वो पहुँच जाएगा फेफड़ों में। कहाँ पहुँचेगा, फेफड़ों में। पहले क्या होगा, बॉडी से निकलेगा अशुद्ध रक्त, इसमें क्या भरा होता है, अशुद्ध रक्त रहेगा। ये बॉडी से निकल के कहाँ आएगा, नीले में आएगा। फिर नीले से कहाँ आएगा, अलिंद में आएगा। अलिंद से कहाँ आएगा, नीले में। नीले से निकल के कहाँ जाएगा, फेफड़े में। ये पूरा काम अभी कहाँ हो रहा था, दाएं साइड। कहाँ हो रहा था अभी, ये पूरा काम दाएं साइड हो रहा था। जो हमारा हार्ट है, हार्ट किधर साइड हो रहा था, दाएं साइड। उसके बाद अब यहां से क्या होगा, फेफड़ों से क्या इसमें निकलेगा, फेफड़ों से क्या इसमें मिलाया जाएगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन मिला के कहाँ आएगा, ऑक्सीजन मिला के आएगा बाएं अलिंद में। ये क्या हो जाएगा, इसमें होगा शुद्ध रक्त। और किसके द्वारा आएगा, तो फुफ्फुस सिरा के द्वारा। किसके द्वारा आएगा, फुफ्फुस सिरा के द्वारा। कहाँ आ जाएगा, ये बाएं अलिंद में। कहाँ से, फेफड़ों से होते हुए। उसके बाद फिर ये कहाँ से आएगा, यहाँ से लाके ब्लड को भरेगा, और ब्लड कहाँ आएगा, इस वाल्व के थ्रू। इस वाल्व के थ्रू कहाँ आ जाएगा, बाएं नीले में। और बाएं नीले से क्या होगा, जो ब्लड है वो निकल के कहाँ आएगा, पूरे शरीर में। कहाँ जाएगा, पूरे शरीर में, जिसमें क्या भरा होता है, शुद्ध रक्त होगा। क्या रहेगा, शुद्ध रक्त, या इसे हम बोलते हैं O2 सहित, O2 युक्त, जो O2 मतलब ऑक्सीजन युक्त ब्लड होगा वो कहाँ आ जाएगा, पूरे शरीर में। और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो यही क्या होता है, यही पूरा फंक्शन होता है हमारे बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन का। जो ब्लड हमारे बॉडी में सर्कुलेट करता है, पूरा सिस्टम यही होता है। एक चीज कुछ ठीक है। उसके बाद यह है क्या, पैटर्न ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। इसका सर्कुलेशन कैसा था, जो अभी हमने बताया, पूरी बॉडी से आएगा राइट आर्टरी मतलब दाएं नीले में। दाएं नीले से कहाँ आएगा, एक वाल्व लगा होगा, ये जिसे हम ट्राइकियोड वाल्व कहते हैं। ये खुल जाएगा, खुल के कहाँ आएगा, दाएं नीले में। दाएं नीले से निकल के कहाँ जाएगा, फेफड़े में। फिर फेफड़े से इसमें क्या मिलाया जाएगा, ऑक्सीजन मिलाया जाएगा। ऑक्सीजन के बाद कहाँ आएगा, ये आएगा बाएं नीले में, बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद से कहाँ आएगा, बाएं नीले में। बाएं नीले से कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी में ये सप्लाई कर दिया जाएगा, जिसमें दो चीज़ होगा। एक क्या होगा,
सिरा होगा और दूसरा धमनी होगी। सिरा और धमनियाँ काम करती हैं। सिराओं में क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन कब धमनी में अशुद्ध रक्त बहेगा, तो फुफ्फुस धमनी होती है। हम लोगों ने पढ़ा था फुफ्फुस धमनी में क्या होती है, इसमें अशुद्ध रक्त बहेगा। और फुफ्फुस सिरा में, फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त बहेगा। ये कब होगा, जब फेफड़े से हृदय से फेफड़े में रक्त जाएगा तो फुफ्फुस धमनी द्वारा, जिसमें अशुद्ध रहता है, और फेफड़े से जब कहाँ आएगा, हृदय में आएगा, तो इसमें क्या रहता है, सिराओं के द्वारा, फुफ्फुस सिराओं के द्वारा आता है, जिसमें क्या बहता है, शुद्ध रक्त। उसके बाद सिरा से क्या होता है, जब आएगा बाएं निलय में, जब बाएं निलय पंप करता है तो वो धमनियों में शुद्ध रक्त भेजता है, और अशुद्ध रक्त किसके द्वारा आता है, सिराओं के द्वारा। देखिए इसी में आता है सिस्टोल और डायसिस्टोल। सिस्टोल क्या होता है, जब दिल की धड़कन होती है वो कितनी, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार। 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार। जबकि छोटे बच्चों में 120 बार धड़कता है। तो इसी को क्या इसमें होता है, धड़कन को क्या बताता है, सिस्टोल और डायसिस्टोल। सिस्टोल में क्या होता है, जब धड़कन की, हृदय की धड़कन का वह समय जब नीले क्या होता है, सिकुड़ते हैं, उसमें शिथिलन होता है। जब जैसे ये हार्ट है, हार्ट में जब पंप मतलब शिथिलन हो, ये जब सिकुड़ेगा तब क्या बोलेंगे उसे हम, सिस्टोल। जब इसमें पंप होगा तो क्या होगा, ये प्रेशर देगा। प्रेशर देने के कारण क्या होगा, जो वाल्व होंगे वो खुलेगा और जो शुद्ध ब्लड है कहाँ चला जाएगा, पूरी बॉडी में। और उसके बाद जो अशुद्ध रक्त है वो कहाँ चला आएगा, फेफड़े में। उसके बाद जो डायसिस्टोल होता है, डायसिस्टोल में क्या होता है, धड़कन के बीच का समय होता है। जब क्या होगा, सिस्टोल के बाद जब जो हमारा हार्ट है एक बार वो क्या होता है, फैलेगा, जिसे हम बोलेंगे डायसिस्टोल। मतलब जब आराम की, उसके मांसपेशियां आराम करती हैं, आराम के पोजीशन में आएंगी, तब क्या वो फैलेगा, जिसके कारण क्या होता है, उसके दोनों कक्ष में फिर से, मतलब दोनों नीले में फिर से जो रक्त है वो भर जाता है। और इसको हम किससे दर्शाते हैं, 80, इसको दर्शाते हैं 120। मतलब पंप करेगा 120 की स्पीड से, और जो उसके बाद उसमें जो भरेगा तो 80 की स्पीड से। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 180 यस वाई एस, और 80 120 यस वाई, और DIA, जिसे हम बोलते हैं BP, ब्लड प्रेशर। मतलब ब्लड को ले जाने की गति 120 और ले आने की गति 80। उसके बाद ये हमारा हार्ट है। ये क्या है, ये अलिंद है, ये दायां अलिंद है, और ये बायां अलिंद है। दिख ही नहीं रहा होगा। ये क्या है, ये निलय है, ये अलिंद था। कौन सा अलिंद, बायां अलिंद। और ये क्या है, दायां अलिंद। और ये क्या है, बायां निलय। और ये क्या है, ये क्या है, दायां निलय। ये क्या है, ये सिरा है, ये अग्र महाशिरा है, ये पश्च महाशिरा है। और ये आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हमारा जो परिसंचरण तत्व हो किस प्रकार काम करता है, हमारा हार्ट कैसे फंक्शन करता है, रुधिर में क्या होता है, रुधिर में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, क्या रुधिर एक प्रकार का होता है कि 2 प्रकार का होता है। तो अगर इसमें कोई आपको चीज़ें ना समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।